तो हेलो मित्रों, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं एसआर एजुकेशन ऑर्बिट में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच हिंदी साहित्य और व्याकरण का जो है ऑब्जेक्टिव सेशन लाया हूँ, जो आपको अभी आने वाले जो है एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा पीपीटी बनाने का कोशिश किया हूँ, देखते हैं आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं। तो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। नया चैनल है, आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। जितना भी जो है आप लोगों के मित्र हैं, दोस्त हैं, उन लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो चलिए पहले सवाल पे हम चलते हैं। पहला सवाल हमारे स्क्रीन पे है, जो कि चलता हुआ नहीं दिखता हुआ है, कि पर्वत प्रदेश में पावस कविता के कवि कौन है। कविता के कवि कौन है? तो इसका आंसर जो है बी होगा। आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। के लिए मैंने इसका डिटेल में भी बताया हूँ। पर्वत प्रदेश में पावस कविता के कवि जो है सुमित्रानंदन पंत जी है। सुमित्रानंदन पंत जी जो है छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ थे। क्या थे? छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ थे। उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता था। सुमित्रानंदन पंत जी को सुकुमार कवि कहा जाता था। किस चीज़ का? प्रकृति का, क्योंकि उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है। तो इस तरीक़ा से आपको पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आपको साथ साथ याद भी हो जाए। चलिए आगे चलते हैं सवाल नंबर 2 पे, कि कबीर की भाषा क्या कहलाती है। सवाल नंबर 2 है कि कबीर की भाषा क्या कहलाती है। जल्दी से आप लोग बताइए, नहीं तो मैं बता दूंगा। सवाल नंबर 2 का जो है जवाब होगा सद्दू खरी। कबीर की भाषा क्या कहलाती है? सद्दू खरी। कबीर की भाषा को सद्दू खरी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सद्दू खरी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। इसमें अवधी भाषा, खड़ी बोली और राजस्थानी जैसी कई बोलियों का मिश्रण है, जो उनकी भ्रमणशील प्रकृति को दर्शाता है। उसकी क्या करता है? भ्रमणशील प्रकृति को दर्शाता है। तो कबीर की भाषा क्या कहलाती है? सद्दू खरी कहलाती है। आशा करता हूँ कि आपको साथ में याद भी होते जा रहे हो। चलिए सवाल नंबर 3 पे हम चलते हैं। बाल गोविंद भगत किस प्रकार की रचना है? तो बाल गोविंद भगत किस प्रकार की रचना है? आप लोग जल्दी से बताइए। बाल गोविंद भगत किस प्रकार की रचना है? जल्दी से बताइए, नहीं तो मैं बता दूंगा। आइए, बाल गोविंद भगत जो है वो रेखा चित्र है, और यह राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित एक रेखा चित्र है। इसमें लेखक ने किसी कथा के बजाय बाल गोविंद भगत के चरित्र और वेशभूषा और दिनचर्या के बारे में शब्दों के माध्यम से एक चित्र की तरह उकेरा है। क्या क्या है? चित्र की तरह उकेरा है। सवाल नंबर 3 पे हम चलते हैं, सॉरी माफ़ करिएगा, 4 पे चलते हैं, कि झांसी की रानी कविता की कवित्री कौन है? झांसी की रानी कविता की कवित्री कौन है? जल्दी से आप लोग बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी कविता की कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वीर रस की प्रमुख कवित्री है। यह कविता स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा का स्रोत बनी, और प्रसिद्ध पंक्ति जो है इसमें है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या थी? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। चलिए सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। अगले सवाल, कि सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? सूरदास किस भक्ति की धारा के कवि थे? जल्दी से आप लोग बताइए। सूरदास किस भक्ति की धारा के कवि थे? जल्दी से बताइए। अच्छा चलिए मैं बताता हूँ। सगुन भक्ति धारा के कवि थे। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? सगुन भक्ति धारा के कवि थे। सगुन का अर्थ है ईश्वर के साकार रूप, जैसे श्री कृष्ण जी की उपासना करना। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसीलिए आप लोगों के लिए जो है इस टाइप का पीपीटी बनाया है कि कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता सकूं। और अगर मैं बताने में थोड़ा गलती कर रहा हूं तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि नया चैनल जो है हम लोग खोले हैं आप ही लोगों के लिए, आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए, कि फ्री में आप लोगों को जो है पढ़ाया जा सके। फ्री में यूट्यूब पे कोई भी अच्छा कंटेंट नहीं देता है, और हम लोग चाहे हैं कि साफ दिल से आप लोगों को फ्री कंटेंट मिले, इसीलिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। संदेह अलंकार का उदाहरण किस श्रेणी में आता है? संदेह अलंकार का जो है उदाहरण किस श्रेणी में आता है? तो इसका जवाब होगा संदेह। इसमें संदेह तो पहले से ही लिखा है, और जहाँ रूप, रंग और गुण की समानता के कारण उपमेय और उपमान में अनिश्चय की स्थिति बनी रहे, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है। बहुत ही अच्छा जो है आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? वीर रस का अस्थाई भाव है, बताइए जल्दी से। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? तो वीर रस का अस्थाई भाव जो है उत्साह है। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है। ऑप्शन नंबर सी।
जब काव्य को पढ़कर मन में जोश, उमंग और वीरता के भाव जागृत हो तो वहाँ उत्साह अस्थाई भाव होता है। क्रोध रौद्र रस का भाव है। क्या है? रौद्र रस का भाव है। चलिए लास्ट और अंतिम सवाल पे बढ़ते हुए, उपसर्ग किसे कहते हैं? जल्दी से बताइए आप लोग। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं। तो उपसर्ग क्या होगा? शब्द के पहले जुड़ने वाले उपसर्ग किसे कहते हैं? तो आप देख सकते हैं उप लगा है, तो उपसर्ग क्या हो गया? शब्द के पहले जुड़ने वाला। चलिए, तो मैं इस सवाल के साथ आपको यहाँ से मैं समाप्त कर रहा हूँ और ये मेरा पहला क्लास है और फर्स्ट क्लास में अगर कुछ गलती हुआ हो तो माफ़ कीजिएगा और लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।